आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम सेकंड ग्रेड का जो पहला पेपर है उसका हम 3 नंबर का मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहले हमने 2 मॉडल पेपर है वो कर लिए हैं। उसका वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए तीसरे मॉडल पेपर की ओर हम चलते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास के प्रश्न हैं वो करने वाले हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है वह कालीबंगा के बारे में सही नहीं है, ये हमें पूछा है। पहला ऑप्शन है, कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, हमें मिलते हैं। कालीबंगा में प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेस्टोरिनी यानी एलपी टेस्टोरिनी ने की थी। नहीं, ये गलत हो गया। प्राग हड़प्पा अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर तीसरा ऑप्शन है वो इसका गलत है, वो हो जाएगा। साथियों, मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं कि हमारे सामने अब है वो समय है वो नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास समय बहुत बचा होगा, नहीं है। आपको अधिक से अधिक है तो मॉडल पेपरों का अध्ययन करना होगा, सॉल्यूशन करने होंगे। जरूरी नहीं कि आप हमारे ही मॉडल पेपर को करें, आप बाजार में तमाम मॉडल पेपर हैं उनका एनालिसिस करें, उसके बाद आप ध्यान करें। और हमें कालीबंगा के बारे में ये पहला प्रश्न है वो सही हो गया, क्योंकि इसकी खोज है वो अमलानंद घोष के द्वारा है, वो 1952 में की गई थी। तो यह इसका सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है 1273 ईस्वी में का संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। बिल्कुल सही है, संस्कृत भाषा के अंदर देखने को मिलता है। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है इसके शिल्पी देलहन थे। और अगला ऑप्शन अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों की उत्पत्ति है वो इससे बताई जाती है। यही ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अग्निकुंड से उत्पत्ति है वो नहीं बताई जाती है। चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं? चित्तौड़ के किले में स्थित समाधीश्वर मंदिर, गोठ मांगलोद का दधिमती का मंदिर, किराडू का सोमेश्वर मंदिर, जगत अंबिका माता का मंदिर। तो गुर्जर प्रतिहार शैली की हमें जो गोठ मांगलोद, किराडू का और जगत है, इनके हमें मंदिर देखने को ये हमें गुर्जर प्रतिहार शैली के मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। गुर्जर प्रतिहार काल के अंदर कौन कौन से? आहड़ का आदिवराह मंदिर, अभय नदी का आदिवराह मंदिर, और राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर। गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर हमें कौन कौन से ये तीनों के चारों के चारों मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर बने हुए हैं। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करें। राणा प्रताप ने कोल्यारी नामक पहाड़ी कस्बे में आश्रम किया था। बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी गोगुंदा चित्तौड़ का प्रथम जोहर 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। बिल्कुल सही है। रानी पद्मिनी के द्वारा चित्तौड़ जोहर है का प्रथम जोहर रानी पद्मिनी के द्वारा चित्तौड़ 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध का प्रथम जोहर, अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर हमें प्रथम जोहर है वो पूछा है, तो ये है कब हुआ था। और अगला है राणा हमीर के द्वारा 1300
13 ईस्वी में चित्तौड़ के ऊपर है वो पुनः कब्जा कर लिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, हमें सही विकल्प का चयन करते हुए हमें बताना है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि राणा हमीर के द्वारा है वो 1313 में नहीं 1326 के अंदर है वो पुनः आक्रमण है वो किया था। तो हमारा चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि 1679 ईस्वी के अंदर मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राजसिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था, कि यह विरोध किस वजह से हुआ था। औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी के अंदर हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, औरंगजेब के द्वारा गोचर भूमि के को अधिकार में कर लेना, राणा राजसिंह के द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना, राणा राजसिंह के द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोध नीति का विरोध करना। वैसे देखिए तो ये चारों की चारों ऑप्शन ही सही है, लेकिन जो मेन इसमें क्या पूछा है कि प्रमुख कारण क्या है, तो औरंगजेब के द्वारा जो 1679 के अंदर हिंदुओं के ऊपर है वो पुनः जजिया कर लगाया गया था। तो उस समय राजस्थान का एक ही ऐसा शासक था जिसने विरोध उत्पन्न किया था, उसका नाम राणा राजसिंह हमें देखने को मिलता है। इस वजह से यह है वो मध्य, दोनों के मध्य है वो संबंध है वो कठोर हो गए थे। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, यह है कि महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों को सही से चुनिए। इनका शासनकाल 1628 से 1678 ईस्वी तक था। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। औरंगजेब ने इसे 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार है वो नियुक्त किया था। बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार 1628 से 1678 तक इन्होंने शासन कार्य किया था और औरंगजेब के हाथों है वो पराजय का सामना करना पड़ा था। और गुजरात के अंदर फिर औरंगजेब ने इन्हें 1659 के अंदर है सूबेदार नियुक्त किया था। इस प्रकार तीनों ही ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है और तीसरा सही, यानी इस प्रकार दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न, विजय सिंह के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। जो विजय सिंह प्रतीक है उसके बारे में हमें सही कथन है वो पूछा है। तो रास बिहारी क्रांतिकारी संबंध से संबंधित थे। अगला, इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। विद्या प्रचारिणी की स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई थी भाई, ये तो गलत हो गया इसका। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी, ये सही है। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर के एक अखाड़ा भी स्थापित किया था, ये सही। इस प्रकार पहला 1, 3 और 4 यानी 1, 3 और 4 यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा, जयनारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है। हमें जयनारायण व्यास के बारे में गलत कथन का चयन करना है। ये मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे। वह 1952 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने जालौर ए और बी से लड़ा था, दोनों जगह से चुनाव हार गए थे। ए और बी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और दोनों से हार गए थे। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था, यह गलत हो गया भाई। चौथा ऑप्शन है वो इसका गलत है, वो हो गए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ी है। राजस्थान को बंबई प्रांत से सुनील ठप्पा प्राप्त हुआ था। शंकर देवराय समिति की अनुशंसा पर उदयपुर का विलय राजस्थान संघ में हुआ था। प्रश्न है वो अब इस तरीके से हम जैसे बना रहे हैं, इस तरीके से प्रश्न है वो आने लग गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्नों का पैटर्न अब चेंज हो गया है साथियों। तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि
परीक्षा का दौर है वो बड़ा ही विचित्र हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हमने पहले मॉडल पेपर करवाए थे, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं उन मॉडल पेपरों से कितने प्रश्न हैं वो देखने को मिले थे। उसके बाद आप है वो आकर के देख सकते हैं। हमें इसमें सही विकल्प का चयन करना है तो दोनों ही कथन है वह सत्य हो जाएंगे, क्योंकि शंकर देवराय समिति के अनुशंसा पर तो मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राजस्थान में हुआ था। इस प्रकार शंकर देवराय समिति का गठन भरतपुर धौलपुर की जनता उसकी राय जानने के लिए किया गया था, तो यह तो इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। आर्य समाज के संस्थापक एवं प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की रियासतों का भ्रमण कर समाज सुधार की प्रेरणा दी थी। बिल्कुल सही है। अगला है कारण है वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की सुधार क्षेत्र की संकीर्णता ने इसे सफल नहीं होने दिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना, यानी एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है, तो हमें दोनों ही कथन सत्य हैं। एक सत्य है, ये तो गलत हो गया। ए व बी दोनों सत्य है, सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार यानी दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न अब हम राजस्थान की कला और संस्कृति के प्रश्न है वो करने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही प्रश्न का हमें चयन करना है। हवा महल 5 मंजिला संरचना है, बिल्कुल सही है। हवा महल स्वामी प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था, यह भी सही है। हवा महल 883 झरोखे या डिजिटल डिजाइनों की सजाई गई खिड़कियां नहीं, 883 गलत हो जाएगा। 583 है वह इसके अंदर 883, यानी पहला और दूसरा सही। इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। हमें इनका मिलान है वो करना है। एक तरफ छतरियां हैं, एक तरफ उनके शहर है। सेठों की छतरी है वो हमें रामगढ़ में देखने को मिलती है, रामगढ़ यानी चौथे ऑप्शन में है सेठों। रामगढ़ के अंदर 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी में हमें देखने को मिलती है। कहाँ? बूंदी में देखने को मिलती है। गोपाल सिंह की छतरी करौली के अंदर और मुंशी महाराणा की छतरी अलवर के अंदर। इस प्रकार पहले में 4, दूसरे में 1, तीसरे में 2 और चौथे में 3, यानी ये ऑप्शन है किसमें है 4, 1, 2, 3, यानी पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णु वर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस काल का माना जाता है? मौर्य काल का, गुप्त काल का, मुगल काल का, गुप्त काल का और सल्तनत काल का? तो यह गुप्त काल का माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथ इन चित्रों का सही कालक्रम हमें बताना है। आजकल ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों का हमें मिलान है वो पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, साहबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत का और साहबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण का, निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला चित्र का, तो हमें मिलान है वो करना है। सबसे पहले निसारदीन द्वारा रागमाला चित्र है वो बनाया गया था। उसके बाद साहबुद्दीन द्वारा मेवाड़ में भागवत का बनाया गया था और उसके बाद है वो मनोहर द्वारा चित्र रामायण का और साहबदीन द्वारा
चित्रित आर्ष रामायण का हमें बनाया गया था। इस प्रकार पहला ऑप्शन है वो इसका सही है, वो हो जाएगा। हमें इनके जो कालक्रम है वो अब याद होना चाहिए। आजकल कालक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हम निसारदिन द्वारा जो चित्र रागमाला के चित्र बनाए गए थे वो कब बनाए गए थे? हमें सबसे पहले तो यह 1628 में हमें देखने को 1628 में बनाए गए थे। और उसके बाद जो साहबदीन द्वारा जो चित्रित मेवाड़ भागवत का वो किया गया था वो 1648 में। और मनोहर के द्वारा चित्र है वो 1649 में। और साहबदीन द्वारा जो अर्श रामायण है उसका चित्र है वो 1653 के अंदर हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार 4, 2, 1, 3 यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को बीकानेर के कौन से शासक मुगल दरबार से बीकानेर लाए थे? महाराजा दलपत सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा सूर सिंह और महाराजा राय सिंह। उस्ता कला है उसको राय सिंह के द्वारा है बुलाया गया था। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से असत्य कथन को पहचानिए। लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास सुरनेचा ग्राम में हुआ था। पोखरण के पास सुरनेचा ग्राम में हुआ था, यही गलत है। में असत्य कथन 1 मिनट और चलते हैं। बाबा रामदेव हिंदू कृष्ण अवतार के रूप में मुस्लिम रामशाह के पीर में पूजते हैं, बिल्कुल सही है। हाथ में भाला लिए घुड़सवार रामदेव का प्रतीक चिन्ह है। बाबा रामदेव के मेले में 13 ताली विशिष्ट आकर्षण है, तो इनका पोखरण के अंदर नहीं हुआ था, उड़ू काश्मीर के अंदर हुआ था। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। गलत हमें पूछा है तो पहला इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है? कौन सा कामायचा के बारे में सही नहीं है? कामायचा मांगड़ियार समुदाय के द्वारा बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। हमें असत्य कथन पूछा है तो बिल्कुल सही है पहला। यह लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया जाता, बिल्कुल सही है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बने होते, ये भी सही है। कामायचा को वायलिन का अग्रगामी कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि चौथा ऑप्शन इसका गलत है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री नृत्य है वो क्या है? यह एक भीलों का नृत्य है। विवाह के अवसर पर भील पुरुष और महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर नृत्य किया जाने वाला नृत्य, बिल्कुल सही है। फाल्गुन में भील पुरुषों के द्वारा नाटिका के रूप में मंच नहीं, इनमें से यानी पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो है कि राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कशमूल निम्न में से कौन सा रंग है? वेशभूषा के अंदर कशमूल है वो कौन सा रंग है? लाल रंग है, पीला है, गुलाबी है या केसरिया है? तो कशमूल लाल रंग है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है मरुवाणी क्या है? मरुवाणी जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है या प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। तो यह राजस्थानी भाषा की जो मासिक पत्रिका है उसको मरुवाणी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर के अंदर, जगदीश मंदिर उदयपुर में, द्वारकाधीश मंदिर जयपुर में, मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर, हमें सही नहीं है। तो द्वारकाधीश का मंदिर है वो कांकरोली राजसमंद के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर स्थित है, कांकरोली के अंदर। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब हम राजस्थान भूगोल के प्रश्न है वो करने वाले हैं। आपको मॉडल पेपर है वो कैसा लग रहा है? आप किस विषय के अंदर या किस सब्जेक्ट के अंदर है वो कमजोर हैं, उसके हम प्रश्न और अधिक समायोजित करके अलग से क्लास लेके आए। आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दे। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कुटों से कीजिए। कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च शिखर है। कुंभलगढ़ है वो बोराट के पठार का सर्वोच्च शिखर है, क्योंकि ये गलत लग रहा है कि कुंभलगढ़ जरगा बोराट के पठार का सर्वोच्च शिखर नहीं है, ये तो गलत हो गया। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर है। हम राजस्थान की हम बात करते हैं तो हम
यहाँ से अरावली की बात कर रहे हैं हम ऐसे, तो हम यहाँ पर हम ये पूछा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, दक्षिणी अरावली, मध्य, उत्तरी अरावली, मध्यम और दक्षिणी अरावली। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। यहाँ पर हमें उत्तरी अरावली का उड़िया है, माउंट आबू में स्थित है, ये सही है। और रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। दोनों ऑप्शन सही, यानी बी और सी। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, वो हमारे सामने यह है कि राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। राजस्थान की जलवायु के संबंध में हमें पूछा है। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमा से युक्त होती है। राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क है, नहीं, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये तो गलत हो गया। राज्य में अर्ध शुष्क जलवायु है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती नहीं है, घटती है। जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, यह गलत हो जाएगा। तो हमें पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। बेडस नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से, यानी एक तरफ नदी है और उनके उद्गम स्थल है वो हमें दे रखे हैं। बेडस नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। गंभीरी नदी जिरगा जावर की पहाड़ियां से निकलती है। और बाणगंगा नदी है वो विराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड से। माही नदी खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती, एमपी से। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर बिल्कुल खारे पानी की झील है, डिडवाना के अंदर है। सांबर 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। 74 डिग्री से, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो दोनों ही सही हो गए, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश यानी चतुर्थ ए उप आंध्र दक्षिणी मैदान में कौन सी जिले सम्मिलित है। हमें चतुर्थ ए की बात है वो कर रही है। इसके अंदर कौन कौन सी हैं जिले हैं वो शामिल है। तो भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, जयपुर, अजमेर एवं टोंक, जालौर, पाली और सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। चौथे ए के अंदर भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है, काली मिट्टी है वो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये कपासीय मिट्टी है। पहला ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, काली मिट्टी में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। नहीं होती, नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा नहीं हो सकती क्योंकि इसकी कमी होती है, परंतु कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। हमें सही विकल्प का चयन करना है, तो पहला गलत नहीं, पहला तो सही, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। साथियों, आपको इस बार ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमने वो प्रश्न लिए हैं, हमने कुछ प्रश्न हैं वो पहले के प्रश्न आए उनके हिसाब से हमने बनाए, और कुछ प्रश्न हैं वो हमने तमाम राजस्थान की जो अभी 2025-24 के अंदर परीक्षाएं हुए वहां से प्रश्नों का संग्रह करके है वो हमने तैयार किया है। अगला प्रश्न नंबर 29 है, कौन सा कथन सही नहीं है। राठ प्रदेश को गोवंश प्रमुख पशुधन है। राठ प्रदेश में गोवंश पशुधन है, बिल्कुल सही है। मध्यम राजस्थानी मालवी पशुधन से संबंधित, मध्य राजस्थानी मालवी नहीं है, बल्कि हम बात करते हैं उत्तर दक्षिण पूर्वी राजस्थान है वो मालवी प्रदेश के अंदर है वो आता है। सिरोही, जालौर, पाली क्षेत्र में कांकरेज नस्ल के पशुधन भाग हैं। नागौर पशुधन में बैलों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सड़क विजन 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान के सभी गांवों को बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लाया जाएगा। हमें क्या पूछा है, सही नहीं है, ये पूछा है। बिल्कुल सही है,
सभी गांवों को नहीं लाया जाएगा अर्थव्यवस्था के अंदर, ये नहीं, जोड़ने का काम है वो इसके अंदर कर रहे हैं। पहले 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों को जोड़ा जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है यह राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है, यह भी सही है। सड़क विजन 15 वर्षों के बाद 10 वर्षों के लिए फ्लाईओवर और 4 लेन वाली राज्य राजमार्गों का विकास भी किया जाए। इस प्रकार पहला ऑप्शन है वो इसका गलत है, वो हो जाएगा। ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से इस बार देखने को मिलेगा, आप लिख करके ले लो चाहिए। इसके अंदर पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा लोह एस खनिज क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा लोह एस खनिज है वो नहीं है? पूर्व बुनेड़ा क्षेत्र, नीमला क्षेत्र, डाबला क्षेत्र और थुरहुंडेर। पूर्व बुनेड़ा क्षेत्र है वो लोहे का खनिज है वो नहीं है। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन है लोहे के खनिज है और नहीं है वो पूर्व बुनेड़ा, यानी पहला ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ कुल जिले की जनसंख्या अनुसूचित जाति 2011% के आधार पर है, वो हमें छांटना। ऐसा प्रश्न भी हमें देखने को मिल सकता है, हमें हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। अब हमारे पास है वो, अब समय भी नहीं है, कौन सा है वो सही हो जाएगा। हमें पूछा है करौली का कितना है, करौली का है वो लगभग 24.30 के लगभग देखने को हमें मिलता है। तो पहले के अंदर 24 यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार हम चौथा यानी पहले में है, इसमें और इसमें, यानी दूसरा ऑप्शन है, इसको काट दो। बीकानेर का है वो 21% देखने को मिलता है, नहीं, बीकानेर का 20.88% है। तो हम इसके अंदर तीसरा लेके जाएंगे, यानी हम इस प्रकार पहला ऑप्शन इसका सही हो जाए। आपको 1 या 2 है वो आने चाहिए। तो हम पहला ऑप्शन भरतपुर का है वो 21.87 और अलवर का है वो 17.17%, यानी पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है वो हमारे सामने ऐसे कैसे हो गए, ये हो गया, ये भी हो गया। हम राजस्थान के इतिहास के प्रश्न है वो करने वाले हैं, राजस्थान की राजनीति के प्रश्न है वो करने वाले हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष होता है? मंत्री ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार और सचिव सहभागिता विभाग राजस्थान सरकार। मंत्री ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार। हमें पूछा ग्रामीण राजनीति, तो पहली जो मंत्री ग्रामीण राजस्थान विकास है वो इसका हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने राजस्थान का प्रथम जेंडर प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जो प्रथम जेंडर प्रस्तुत किया था वो सुंदरा राजे, अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा या भैरव शेखावत। अशोक गहलोत के द्वारा है वो किया गया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? भ्रष्टाचार की, पद का दुरुपयोग की, अकर्मण्यता की या अनुशासनात्मक कार्यवाही की? तो यह भ्रष्टाचार की कर सकता है, पद की कर सकता है, लेकिन अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो इनके द्वारा है वो नहीं की जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं होता है? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान केसरी विश्वविद्यालय अजमेर, हरिदेवी जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर। राजस्थान में कौन सा विश्वविद्यालय के कुलपति है वो नहीं होते हैं? तो केंद्रीय जो विश्वविद्यालय होते हैं इनकी है वो नहीं होते हैं, कुलाधिपति नहीं होता है, तो राष्ट्रपति होता। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता के संबंधी मामलों का निर्णय करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है, मुख्यमंत्री करता है, निर्वाचन आयोग या राष्ट्रपति? तो कौन करता है इसका? निर्वाचन आयोग है वो करता है।
तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? सी के मैथ्यू वसुंधरा राजे, सी के मैथ्यू वसुंधरा राजे, राजीव महर्षि अशोक गहलोत, मीठालाल व्यास भेरुश्री शेखावत, के पी ओ मेनन मोहनलाल सुखाड़िया। के पी जो मेनन है वो सही नहीं है। 1 मिनट। सी के मैथ्यू वसुंधरा राजे के समय रहे थे, महर्षि अशोक गहलोत के समय थे, मीठालाल मेहता भेरुश्री शेखावत के समय थे, बिल्कुल सही है। लेकिन के पी यू मेनन है वो बरकतुल्ला खान के समय थे। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। यह बरकतुल्ला के समय है वो थे। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में कौन सा कथन है वो गलत हमें देखने को मिलता है? इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई थी, बिल्कुल सही है। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। नहीं, यही गलत लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि प्रारंभ में इसके 3 सदस्य थे, 3 ही सदस्य थे, 1+2 3 सदस्य थे। तो यही गलत हो गया। तो यह इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1951 में राजप्रमुख के द्वारा आयोग के कार्यों के नियमित करने के उद्देश्य से विनियमित पारित किए गए थे, बिल्कुल सही है। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष इसका अध्यक्ष बनाया गया था, यह भी सही। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा, निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है और सही विकल्प का हमें चयन करना है। सूची 1 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। अच्छा, एक तरफ अधिकार दे रखे हैं, एक तरफ आयोग है, दूसरी तरफ उनका जो वर्ष है वो दे रखा है। जो मानवाधिकार आयोग है उसका कब हुआ था? 1993 के अंदर हुआ था। राज्य मानवाधिकार यानी मानवाधिकार संरक्षण आयोग 1993 के अंदर, राज्य मानवाधिकार का आयोग का गठन 2000 के अंदर हुआ था। यानी 2 और 1, हमें 2 और 1। उसके बाद मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम कब निकाला गया था? 1999 के अंदर संशोधन हुआ था। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सूचना है वो 2016 के अंदर, यानी 4 और 3। इस प्रकार 2, 1, 4, 3 ऑप्शन है वो आप मिलान कर लेना। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को क्या कहा जाता है? ग्राम विकास अधिकारी के रूप में, कृषि प्रवेशक के रूप में, ग्राम सचिव के रूप में या ग्राम अधिकारी के रूप में? तो ग्राम विकास अधिकारी है वो कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो यह है कि 2025 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? 116, 129, 132, 176। तो 129 है, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, अब हम करंट अफेयर के प्रश्न है वो करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 42 है वो यह है कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत था? 48.23%, 53.75%, 57.45% या 51.62%? 2022-23 के हिसाब से पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 48.23% था, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में मसाला पार्क कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर हम मसाला पार्क की बात करते हैं तो कहाँ पर है? विष्णुदा तथा सीतापुरा में, मथानिया तथा रामगढ़ मंडी में, कुकस तथा खारा में, और नीमराणा तथा भिवाड़ी के अंदर। तो ये मथानिया, जोधपुर, रामगढ़ मंडी के अंदर है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि राजस्थान मानसूनी
रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा यानी सामान्य से अधिक पूछा है। निम्नलिखित में से जिले दिखाए गए हैं। 2024 के हिसाब से पूछा है कि कौन से जिले की जो सामान्य से यानी कम से लेकर के अधिक की ओर हमें बताना है इसे। बांसवाड़ा और सवाईमाधोपुर के अंदर। अगला है कि दौसा एवं सवाईमाधोपुर में, करौली और धौलपुर में, दौसा और प्रतापगढ़ के अंदर। तो सामान्य है वो बांसवाड़ा में, उसके बाद सवाईमाधोपुर के अंदर। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के सहयोग से इसके बीच इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को कहां से किया था? जोधपुर जिले की बाप तहसील सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से, जोधपुर जिले की ओसियां स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से, या सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर, सिरोही जिले की आबू रोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से। हमें एम्स जोधपुर वाला है उसका कह रहा है कि जनजातीय मंत्रालय राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विभाग के सहयोग से इसके बीच इंटरसेटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को है, वो सिरोही जिले से पिंडवाड़ा तहसील सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से हुआ था। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राज्य सरकार से एमओयू हस्ताक्षरित करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 में आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर क्या है? औद्योगिक जो भूखंड है उसकी दर क्या है? संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर 110%, संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड को आरक्षित दर 70%, संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आधारशिला 80%, संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की भूखंड की आरक्षित दर। हम पहले से उसकी दर को कैसे नाप सकते हैं? तो संबंधित औद्योगिक क्षेत्र का जो भूखंड है उसकी आरक्षित दर कौन सी है, वो है इसका यानी चौथा ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उनके नवनियुक्त कुलपति एवं कुलगुरु के लिए कॉलम 1 एवं कॉलम 2 को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। एक तरफ विश्वविद्यालय है, दूसरी तरफ उनके कुलपति या कुलगुरु है, हमें इनका मिलान है वो करना है। पहला है बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, उसके अखिल निरंजन गर्ग है, बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन इसका मिलान है। अगला है राजस्थान पशु चिकित्सालय, राजस्थान पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर, उसके भगवती प्रसाद शाश्वत हैं। कौन है? भगवती प्रसाद शाश्वत यानी तीसरे केंद्र। कोटा विश्वविद्यालय के त्रिभुवन शर्मा है। तो इस प्रकार पहला यानी 1 में और उसके बाद 3 और 2 किसके अंदर है? 3 2 1 यानी पहला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह मुक्त गांव योजना के निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। हो, ये गलत होगा यहाँ पर, तो ये तो गलत हो गया भाई। इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान पर 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, यही गलत है। तो इस प्रकार हमें पूछा है, तो दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है फिरोजपुर, अभी इसका फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक स्वीकृति प्राप्त हुई। अगला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है। इस परियोजना की कुल लागत
647.92 करोड़ रुपए, यह भी सही है। इस हरियाणा की हिस्सेदार 66% और राजस्थान की 34% हिस्सेदारी, बिल्कुल सही है। तीनों ही ऑप्शन सही है, इसके पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे साथियों। अभी आपको हार्ड लग रहे हैं, लेकिन उस समय एग्जाम में जब आएंगे ना, तो उस समय आपको जो हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल है, इसकी बड़ी याद आएगी। प्रश्न नंबर 50 है, नवीनीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा स्थापित अक्षमता में राजस्थान की क्या रैंकिंग थी? 31 मार्च 2024 के अनुसार है वह पूछा है। द्वितीय थी, पांचवी, तीसरी या पहली थी? तो पहली रैंकिंग थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सकल राज्य मूल्य वर्धन 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का है, खनन का है, उद्योग का या कृषि का? तो सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा, 65% से ऊपर है। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया? जैसलमेर में, बीकानेर में, अलवर में और भरतपुर के अंदर? तो यह अलवर के अंदर है, वो स्थापित किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के कौन से क्षेत्र में लागू किया गया था? अलवर और धौलपुर में, करौली और सवाईमाधोपुर में, अलवर एवं भरतपुर में, सिरोही एवं टोंक के अंदर? तो यह कहाँ पर हुआ था? अलवर और भरतपुर के अंदर है, मेवात क्षेत्र के अंदर है वो हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम भारत के भूगोल की बात करने वाले हैं। भारत का भूगोल, सबसे पहला प्रश्न है वो यह है कि भारत में कौन से वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? 1976 में, 1972 में, 2004 में या 1973 में? कब है वो लागू हुआ था? 1972 के अंदर है वो लागू हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार वर्णित राज्यों के घनत्व का आरोही क्रम व्यवस्थित करना, यानी बढ़ते हुए हमें बताना है। बढ़ते हुए क्रम के अंदर हमें बताना है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश को आएगा, उसके बाद मिजोरम का आएगा, यानी बी आ जाएगा। उसके बाद मिजोरम का आ जाएगा और उसके बाद सिक्किम और फिर नागालैंड। नागालैंड है वो अंत में आता है। तो इस प्रकार बी डी ए सी यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1992 में समुद्र पारीय आर्थिकी सहयोग नीति यानी OECF जापान द्वारा प्रारंभ अरावली वृक्षारोपण परियोजना का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है अरावली पर्वत प्रदेश को हरा भरा रखना, अरावली प्रदेश को हरा भरा रखना, एनीकट का निर्माण एवं जल संसाधन को करना, भूमि का कटाव तथा अवैध खनन करना, उपरोक्त विकल्प सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर। डी के अंदर केवल डी नहीं, इसके अंदर सभी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों और उद्गम स्थल से सुमेलित कीजिए। एक कूट से माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ नदियां हैं, दूसरे उनके उद्गम स्थल है, हमें मिलान करना है। पहला बेतवा, गोदावरी, पेनार, सोन नदी, हमें मिलान है वो करना है। तो जो बेतवा नदी है वो अमरकंटक से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से मिलती है। नहीं, बेतवा नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है। बेतवा नदी निकलती है भोपाल से। तो ये तो गलत हो गया भाई। बेतवा नदी है वो भोपाल से निकलती है। गोदावरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? त्रियम गांव है वहां से निकलती है, यानी सी डी। पेनार जो नदी है वह निकलती है नंदीपुर से। उसके बाद बी बच गया, यानी CDAB। सोन नदी है वो सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। तो सी इसमें काट दो, सी यानी दूसरे ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी
पर्वत चोटी उत्तरी अरावली से संबंधित नहीं है, उत्तरी अरावली से संबंधित है वो नहीं है। विराट, सिरावासा, नाग पहाड़ और बिलाली, तो जो नाग पहाड़ है वो नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरवाड़ा एवं राजमहल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? एमरल्ड के लिए, कैल्साइट के लिए, गार्नेट के लिए, मैग्नेसाइट के लिए। तो यह गार्नेट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक विज्ञान से प्रश्न करने वाले हैं। कथन नंबर 1 और उसका कारण दे रखा है। पहला ऑप्शन है, कथन 1 है कि राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जन साधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए। मूल प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। राज्य इसके लिए अपने नागरिकों को से अनिवार्य कानूनों को आज्ञा पालन सुनिश्चित कराए। देखिए हम क्या है, सत्ता की हम जब बात करते हैं, राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य की कानून आदेश जन साधारण की नैतिक मान्यता से, नैतिक मान्यता के ऊपर है, लेकिन कानूनों को आज्ञा पालन करने के लिए अनिवार्यता हम नहीं कर सकते, अनिवार्यता हम उसको नहीं कह सकते, तो ये तो गलत है, हो जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन ए सही है, लेकिन बी गलत है, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित राष्ट्रपति के शपथ के संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। राष्ट्रपति शपथ ले रहा है और शपथ लेते समय वो किस की शपथ लेगा वो प्रारूप दिया है, उसके अंदर हमें खालिस्तान दे रखा है और उसका मिलान करना है। क्या आएगा उसके अंदर, यह हमें बताना है कि मैं अमुक यानी मेरा नाम हो जाएगा। उसके बाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं, अब किसकी आएगी यहाँ पर, पूर्ण निष्ठा के साथ या पूर्ण योग्यता के साथ या निष्ठा पूर्वक के साथ या श्रद्धा पूर्वक के साथ राष्ट्रपति के पद पर कार्य करूंगा। तो यहाँ पर आएगा पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण योग्यता की निष्ठा पूर्वक के साथ है वो आ जाएगा कि मैं अमुक नाम आ जाएगा, जिसका होगा शपथ लेगा वो ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं निष्ठा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्य पालन करूंगा। ये पूरी है वो लाइन है वो होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है वो ये है, भारत के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से है? 1962 से है, 1967 से है, 1969 से है या 1971 से है? तो 1971 के हिसाब से हम चल रहे हैं, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वो क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की विवृद्धि करना, संविधान संशोधन में सकारात्मक समर्थन करना, संविधान का पालन करना, संविधान का सृजनात्मक विरोध करना। तो संविधान का पालन करना है वो इसके अंदर है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रश्न है कि भारत के संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है, कि इसके अंदर कौन सा वाक्य है वो भारत के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या है वो कर रहा है। वे लक्ष्य जो केवल व्यक्ति के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, कुछ अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए, या वे उद्देश्य जो व्यक्ति के रूप में हमें अनिवार्यतः स्वीकार करने चाहिए, या सरकार के लिए अनिवार्य नीतियां। तो हमें भारत का संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व है वह कौन से हैं? तो सरकार के लिए अनिवार्य जो नीतियां होती है वो इसके अंदर शामिल होती हैं। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन है वो कब सौंपा था? 1983 में, 1987 में, 1984 में या 1988 में? तो जो सरकारी आयोग है उसने अपना 1987 के अंदर है वो प्रतिवेदन है वो सौंपा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा कि अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में
स्थगित नहीं किए जा सकते। निम्न में से कौन सा उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है? संविधान के आरंभ से यह प्रावधान है। 24वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंतः स्थापित किए गए। 42वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंतः स्थापित किए गए। 44वें संविधान से यह प्रावधान अंतः स्थापित है वो किए गए। तो ये किसके 44वें संविधान के द्वारा है वो अंतः स्थापित है वो किए गए थे। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर के 10 किस वर्ष है वो की गई थी? पहले अस्थायी जो सदस्य हुआ करते थे संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके अंदर 6 सदस्य होते थे, उसके बाद 10 सदस्य है वो कर दिए गए थे। वह किस वर्ष है वो किए गए थे यह हमें बताना है। तो 1962 में, 1960 में, 1965 में, 1972 में। तो 1965 के अंदर है वो किया गया था। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। यह कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। इसी उल्लेख में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 है 51 क के अंदर क्या होगा, 51 ख में क्या होगा, 51 ग में क्या होगा और 51 घ में क्या होगा, यह हमें बताना है। तो सूची 1 है वो क्या है, 51 क के अंदर अंतर्राष्ट्रीय विवादों का माध्यम के द्वारा निपटानों के लिए प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के संबंध में प्रोत्साहन देना, ये इसका पहले के अंदर है वो हो जाएगा, यानी पहले में 4 आ जाएगा। इस प्रकार ये कट गया, ये कट गया, बचे ये 2। अगला है 51 जो ख है उसके अंदर है वो क्या दिया गया है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मान पूर्वक संबंधी को बनाए रखना, संबंध को बनाए रखना, यानी 2 वाला इसके अंदर सही हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा 4-2, यानी ये भी कट गया। इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और गए के अंदर क्या है, 51 गए के अंदर जो संगठित लोग हैं वो एक दूसरे के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर है वो बढ़ाने का 51 गए के अंदर है। 51 गए के अंदर है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है वो देखने को हमें मिलती है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम देख चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 अप्रैल व नवंबर की अवधि के दौरान भारत की आयात स्थलों में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध था? आयात स्थलों की बात करते हैं और 2025 के अंदर है वो हमें पूछा है। यूएई, यूएमए, चीन और ब्रिटेन। तो कौन सा है वो हो जाएगा, तो चीन है वो इसका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सन 1793 का चार्टर एक्ट कंपनी के कार्यों एवं संगठन में सुधार के लिए चार्टर पारित किया गया। इस चार्टर की प्रमुख विशेषता कौन सा कथन सही नहीं, विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें संविधान की जो पूर्व पीठिका है वहां से ये प्रश्न है वो पूछा गया कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 30 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 30 वर्षों तक नहीं था इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर 20 वर्षों तक बढ़ाया था। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। विगत शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित विधि विधानों के द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। इन लिखित विधियों एवं नियमों की व्याख्या न्यायालय के द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया था। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषद की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्य कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहने के अनुभव को आवश्यक कर दिया गया। तो ये भी सही है। नियंत्रण मंडल के सदस्यों को वेतन भारतीय कोष के द्वारा दिया जाना तय हुआ, यह भी सही। इस प्रकार पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि 30 वर्षों के लिए नहीं बल्कि 20 वर्षों के लिए हुआ था। अगला प्रश्न
भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? फेडरल चैम्बर ऑफ प्रोसीवेज, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेटस, चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो काउंसिल ऑफ स्टेट हुआ करता था, दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ था? अगस्त 1947 में, नवंबर 1946 में और अक्टूबर 1946 में, जून 1946 के अंदर। तो नवंबर 1946 के अंदर है वो हुआ था, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर यह है कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संघ की शक्तियों की समिति में 9 थे। सरदार पटेल संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर के मुंशी स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्तियों की समिति के अध्यक्ष थे। तो सरदार पटेल है वो संविधान समिति के, तो ये इसका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अब हम मनोविज्ञान के प्रश्न है वो करने वाले हैं। मनोविज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने यह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे से ऊपर की ओर मेस्लो की आवश्यकता का सोपान है? आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता, जैविक शारीरिक आवश्यकता, लगाव में प्रेम की आवश्यकता, आत्म सम्मान की आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता। तो हमें पूछा है कि नीचे से ऊपर की ओर मेस्लो ने 5 है वो बताए थे, 5 बताए थे। तो हमें नीचे से ऊपर की ओर ये पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें जैविक और शारीरिक आवश्यकता चाहिए। हमें सबसे पहले जैविक और शारीरिक आवश्यकता ही उसकी जरूरत है, यानी शारीरिक आवश्यकताओं की जरूरत है, तो हम बी को लेंगे। हम इसको ऐसे करते हैं कि सासू समाज में सम्मान प्राप्त करती है, तो आत्म शुद्धि की। तो सासू का मतलब शारीरिक सुरक्षा, शारीरिक आवश्यकता। उसके बाद हम बात करेंगे शारीरिक, तो बी और ई। उसके बाद समाज के अंदर, तो हमें जो समाज के अंदर है वो हमें क्या चाहिए? सामाजिक आ जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद हम लगाव या प्रेम की आवश्यकता, उसके बाद हम आत्म सिद्धि की आवश्यकता हम मान सकते हैं। तो इसके अंदर हम पहले के अंदर बी, उसके बाद हम बी ई, उसके बाद लगाव या प्रेम की आवश्यकता होती है। अगर हम समाज में रहेंगे तो प्रेम की आवश्यकता होगी हमें, और उसके बाद हम आत्म सम्मान की आवश्यकता की ओर हम चलेंगे। किसकी ओर? आत्म सम्मान की आवश्यकता की ओर। उसके बाद हम आत्मनिष्ठि की ओर प्राप्त कर जाएंगे। ये 5 थे इनके। तो इस प्रकार बी ई सी डी ए, बी ई सी डी, यानी तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के पोस्ट कोर विचार का समर्थन नहीं है? इनमें से कौन हेनरी फ्योर, लूथर गुलिक, एल उर्वी या लेविस मेरियन, इनमें से कौन सा है वो पोस्ट कोर का समर्थन नहीं करता है? तो लेविस जो मेरियन है, मेरियम, ये नहीं करते। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीकी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नायक यानी बॉस नहीं है? इनमें से कौन सा निरीक्षक, अनुशासक, नियंत्रक या निर्देशन कार्ड लिपिक कौन सा है वो नहीं है? नियंत्रक नहीं होता। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा की प्रत्याशा
विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? प्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के विक्टर ब्रूम, डगलस मैकग्रेगर, रेंसिस लिकर्ट या मेस्लो? प्रेरणा की जो प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक है वो ब्रूम नहीं है, ब्रूम है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ यानी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषक की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, धनात्मक है, नियामक है, विकासशील है या सामाजिक है? तो यह एक विकासशील प्रक्रिया है क्योंकि आगे की ओर चल रही है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। संप्रत्यय अभिप्रेरणा शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के घटक से संबंधित है। संप्रत्यय है वो कौन से घटक से संबंधित है? अधिगम कर्ता से, सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक से या सीखने के वातावरण से? तो सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन की प्रक्रिया कहलाती है। नैतिक यथार्थवाद, नैतिक तार्किकता, नैतिक संकट, नैतिक दुविधा। नैतिक विकास में प्रश्नों के संबंध में हमें पूछा है कि चिंतन की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो यह एक प्रकार की नैतिक तार्किकता कहलाती है। नैतिक तरीके से हम तार्किक करते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम यानी अवस्था या व्यवस्था के अनुसार बालक में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु के अंदर प्रकट होती है? ईर्ष्या और ब्रिज के अनुसार पूछा है संवेगों के 5 वर्ष में होती है, 3 वर्ष में होती है, 18 महीने में या 12 महीने के अंदर? ईर्ष्या है वो 18 महीने से शुरू हो जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक बालक और बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है या लेती है। पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस अवस्था से, किस प्रक्रिया से संबंधित? अनुकूलन से है, समांगीकरण से है, समय व्यवस्था से है या असाम्य व्यवस्था से है? तो यह है अनुकूलन से संबंधित है। बालक है वो अनुकूलन कर लेता है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा अवत अधिगम सोपानकी की उत्तम अवस्था है यानी उत्तम अवस्था है? सिद्धांत अधिगम, समस्या अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया जो अंतिम है वो महत्वपूर्ण है, वह कौन सी है? समस्या समाधान विधि है उत्तम। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है बांडुरा के अवलोक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? अवधारणा से है, अवधारणात्मक, अवधारणा, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक? तो यह अभिप्रेरणात्मक से संबंधित है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है वो ये रहा निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम धनात्मक स्थानांतरण की में मदद नहीं करता है? विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, स्वयं हेतु रटना अधिगम, सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो कौन सा है वो नहीं है। तो स्वयं हेतु जो रटने की प्रवृत्ति है वो इसके अंदर नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व मापन की एक तकनीकी में कर्ता व्यक्ति को अनेक चित्र दिखा करके दृश्यों पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीकी है समाजमिति, प्रक्षेपी सूची या जिसको हम इन्वेंटरी कहते हैं, यह क्रम मापनी रेटिंग स्केल। व्यक्ति के द्वारा तकनीकी में कर्ता व्यक्ति को अनेक चित्र दिखा करके एक चित्र के माध्यम से हम उसके विचार और भावनाओं को बाहर लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उसको हम प्रक्षेपी कहेंगे। एक मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण प्रक्षेपी प्रणाली है
बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है तो अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना। उसके द्वारा अपनाई गई सभा योजन प्रक्रिया है प्रस्तापित आत्मीकरण, दमन या प्रतिगमन करना। तो उन्होंने अपने आप को प्रस्तापित कर लिया, अपने आप को प्रतिस्थापित कर लिया है, उसके अंदर एडजस्ट कर लिया है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 की ओर हम चलते हैं। एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसकी अपनी अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसमैजन का यह कारक है, मनोवैज्ञानिक है, शारीरिक कारक है, या समाजशास्त्री है, या दर्शन शास्त्र है। तो यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक कारक है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीके से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल अबंध को उच्चतम बनाता है, उसकी विशेषता है सामान्य बुद्धि की। संवेगात्मक बुद्धि की हमें संवेग पूछा है, तो संवेग से हम संवेगात्मक बुद्धि की ओर जाएंगे। तरल बुद्धि, तार्किक बुद्धि, तो हमें संवेगात्मक बुद्धि है वो इसका हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञानार्जन घटक या सृजनात्मक घटक। तो इसका स्टर्नबर्ग का वो सृजनात्मक घटक नहीं है। तीसरा चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि गिलफोर्ड का घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा टोरेन सृजनात्मकता चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? पूछना और अनुमान लगाना, निबंध, नवीन संबंध, अप्रचलित उपयोग या असाधारण प्रश्न। तो यह प्रकार का नवीन संबंध है वो इसके अंदर है, वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है कि अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च उदाहरण है? इनमें से अभिप्रेरणा का सर्वोच्च उदाहरण है वो कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। रीता ऊर्जित है, उच्च शिक्षा निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयास को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है, यानी आंतरिक है। मानसी आने वाले विद्यालय में वर्ष में विषय भाव को रक्षा करना चाहती है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। कविता जो करना चाहती है उसमें अपने ध्यान निर्देश करने में अच्छी है। निशा मेहनती है, अपने शैक्षिक कार्यों में विशेष ध्यान नहीं, ये मोटिवेट की ओर चल रही है। हमें पूछा है प्रेरणा का मेन सर्वोत्तम उदाहरण है वो ये है कि उन्होंने ए ग्रेड प्राप्त कर लिया अपनी मेहनत करके। तो पहला ऑप्शन इसका से प्रेरणा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। व्यक्ति के अंदर कुछ पाने की लालसा होनी चाहिए, उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, तभी वो कोई ना कोई, क्योंकि शिक्षक बनने का जो सफर है वो बहुत लंबा सफर होता है साथियों। हम ये चाहे कि तुरंत बीएड करते ही हम शिक्षक बन जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि अब जो पेपर का पैटर्न है वो बहुत हार्ड हो गया है। तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। हमारा प्रश्न है, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्त करने की प्रत्याशा क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है, अधिगम कहलाता है, ये उपलब्धि प्रेरणा या समायोजन? तो ये उपलब्धि प्रेरणा है वो निष्पादन के अंदर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी हम विश्व के भूगोल के प्रश्न है वो करने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि महाद्वीपों और महासागरों में की उत्पत्ति के संबंध में संकुचित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लियोन ग्रीन ने, डेली ने, जोली ने, या जेफरे? किनके द्वारा महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में जो संकुचित अवधारणा है वो जोली के द्वारा दी गई थी। तीसरा ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। अधिकांश मौसमी घटनाएं होती है, अधिकांश जो मौसमी घटनाएं है वो कब होती है? आयन कौन से मंडल में होती है? आयन मंडल में, अक्षोमंडल में, समताप मंडल में, या मध्य मंडल में? तो यह किस प्रकार की घटनाएं हमें पूछा है? अधिकांश जो मौसमी घटनाएं हैं वो अक्षोमंडल के अंदर होती है। बादल बनना और उसके बाद बारिश होना, ये तमाम घटनाएं अक्षोमंडल के अंदर में देखने को मिलती है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह है उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थित? हमें पूछा है उत्तर से दक्षिण की ओर, हमें उत्तर से दक्षिण की ओर महासागर की जो धाराएं हैं उसका हमें बताना है। फिडलैंड, ब्राजील, केनारी, लेब्राडोर। लेब्राडोर, केनारी, ब्राजील, फॉकलैंड, केनारी, ब्राजील, फॉकलैंड, लेब्राडोर, ब्राजील, फॉकलैंड, लेब्राडोर, केनारी। तो लेब्राडोर, उसके बाद किनारी आती है, उसके बाद ब्राजील आता है और उसके बाद है वो फॉकलैंड आता है। तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। साथियों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम प्रश्न है वो बना रहे हैं। जल्दी ही हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, यूट्यूब के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी। और उनको जो विश्व का भूगोल है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हम जो मॉडल पेपर करवा रहे हैं उसके हम 10 हैं, यानी 50% करवा देंगे। प्रत्येक में 5% ले रहे हैं, 10 मॉडल पेपर करवाएंगे तो हमारे 50% हो जाएंगे। 50 में से आपके 2 या 3% निश्चित रूप से हमें देखने को मिल जाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस विषय में मेहनत करने की आवश्यकता जिस विषय में कम टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु कौन सा है? अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है या एशिया है? अब पृथ्वी के अंदर महाद्वीपीय भाग के ऊपर सबसे गहराई वाला जो बिंदु है वो एशिया के अंदर स्थित है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विकार नहीं बल्कि विचार कीजिए। भूमंडलीय पवनें प्रमुखतः निर्भर करती है। भूमंडलीय जो पवनें हैं वो किसके ऊपर निर्भर करती है? वायुमंडलीय पेटियों के उद्गम, पृथ्वी घूर्णन पे, पृथ्वी के घूर्णन पर, वायुमंडलीय आर्द्रता, महाद्वीप और महासागरों के वितरण के ऊपर। जो वायुमंडलीय है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? हमें वायुमंडलीय आर्द्रता के ऊपर निर्भर नहीं है, उद्गम पेटियों पर, पृथ्वी घूर्णन पर और महासागरीय के ऊपर, यानी ए, बी और डी। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के बारे में कौन सा सही नहीं है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के अंतर्गत राज्य सरकार पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकती है। हाँ, बिल्कुल हटा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, हटा सकती है। इस तरह हटाया गया अध्यक्ष पंचायती राज अधिनियम के अधीन 2 वर्षों तक चुनाव के योग्य नहीं होगा। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्षों के लिए नहीं बल्कि 5 वर्षों तक यह वह योग्य नहीं होगा। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक योग्य है वो नहीं होगा। ऐसा निष्कासन राज्य सरकार के द्वारा केवल आवश्यक जांच के बाद ही होता है। बिल्कुल सही है। ऐसा हटाया गया अध्यक्ष को संबंधित पंचायती राज संस्था की सदस्य से भी हटाया जा सकता है। ये तो हटाएगा ही, बिल्कुल सही है। तो दूसरा गलत हो गया, क्योंकि इसको हटाया गया अध्यक्ष है वो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अध्यक्ष के 2 वर्षों के लिए चुनाव नहीं बल्कि 5 वर्ष के लिए योग्य नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर आज का मॉडल पेपर का जो अंतिम प्रश्न है वो यह है कि राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासत ने पंचायतों को का कानून बनाए। बिल्कुल सही है, कानून बनाए थे। अगला है कि बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में बन गया था। यह भी सही है। तीसरा कथन है, 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। नहीं, पंचायत अधिनियम है वो 1953 के अंदर बना था। तो यह गलत हो जाएगा। इस प्रकार पहला और दूसरा सही है, इसका दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इस प्रकार साथियों, आज हमने मॉडल पेपर नंबर है, आज हमने क्या कर लिया? आज हमने तीसरा जो पेपर है
उसका सॉल्यूशन है वो कर लिया है। अगली कक्षा में चौथे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। हम संडे के दिन यानी कल हम जो सूजस होती है उसमें अंदर प्रश्न है, प्रत्येक दिन 5 आते हैं, तो हम लगभग 30 या 35% सूजस के एक सप्ताह में हो जाते हैं, वो हम करने वाले हैं। वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये वीडियो आप सभी साथियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।